मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि चाहे वो मिडिल क्लास हो या इससे पहले के बलोच सरदार, सबके पेश नज़र ये था कि बलूचिस्तान के हुकूक हमें चाहिए, हम पिसा हुआ तबका है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, वादा खिलाफियाँ हुई हैं। सरदार भी ये कह के ही तहरीक चलाते थे और अपने मुतालबात सामने रखते थे और उसकी आड़ में जैसे आपने कहा कि उन्हें कुछ मिल भी जाता था। मिडिल क्लास में ये मुज़ाहमत मुंतकिल होने से पहले बड़े सरदारों का रोल कैसा रहा एज एन अपोजिशन टू गवर्नमेंट और इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट? देखिए, दो किस्म के सरदार थे। एक तो बड़े कबाइले जो कबीले हैं, मरी हो गए, बुगटी हो गया, फिर मैंगल हो गए, जहरी हो गए, इस किस्म सिर्फ दो बड़े हैं, मरी बुगटी। बुगटीज हुकूमत के साथ थे अकबर की वजह से, मेन स्ट्रीम में थे, उनको रॉयल्टीज मिलती थी, उनका स्टेक था जी। मरीज का कोई स्टेक नहीं था, वो तो मांगते थे, बलूचिस्तान मांगते थे, दे वर लीडिंग द रेजिस्टेंस। मैंगल्स जो थे वो साथ भी थे और नहीं भी थे, ठीक दरमियान में। वो खेलना भी चाहते थे, नहीं भी खेलना चाहते थे। अच्छा। तो वो सरदार खैर बख्श को इस्तेमाल करते थे और उधर से अकबर को उसको नाराज रखते थे एंड सो उनको अकबर चला गया था व्हेन ही बिकेम गवर्नर, तो उसने फिर ब्रेक हाथ में ला लिया था ना गवर्नमेंट से। तो ये इस किस्म की सूरत हाल रही है। अब सूरत हाल ये है कि वो सरदार तो चले गए, अकबर भी चला गया, खैर बख्श भी चला गया, अताउल्ला भी चला गया, गौस बख्श भी चला गया एंड मेनी अदर्स। अब जो नई पौध आई है उनमें से भी उनकी बड़ी कोशिश रही कि किसी तरीके से बात आगे बढ़ाई जाए, मगर वो बात आगे बढ़ी नहीं। उनके कंप्लेंट्स अभी भी हैं। अच्छा। जो लोग अभी भी सियासी जमातें बना के बने बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, बलोच नॉट पठान, वो उनको भी अकोमोडेशन खास नहीं हो रही और वो सारा वक्त कंप्लेन ही करते रहते हैं। जो हुकूमत आती है शुरू में उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ वादे किए जाते हैं। नवाज शरीफ ने वादे किए, पीपल्स पार्टी ने वादे किए और इवन इमरान खान ने भी वादे किए। जरदारी साहब ने 120 अरब रुपए, हाँ, गाज़ी हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, साहब ने भी किया था जी जी बलूचिस्तान के लिए। उनके ज़माने में अख्तर मैंगल बने थे चीफ मिनिस्टर, तो उनकी तरफ से तो जो वो कर सकते थे किया, मगर दरअसल बात ये थी कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो उसको कंट्रोल करती रही है और वो अपना उनका एक फ़लसफ़ा था जिसकी वजह से वो नेशनलिस्ट को वो ट्रस्ट नहीं करते थे और उसकी वजह से जो नेशनलिस्ट थे वो फिर बिखर गए। एक हिस्सा चला गया है मिलिटेंसी, दूसरा हिस्सा रह गया मगर नाराज़ रहता था सारा वक्त, अभी भी नाराज है। बाकी जो थे जो ज़्यादा जज्बाती थे या नौजवान थे उनमें से उन्होंने कहा नहीं ये सारे गलत, हम जा रहे हैं, वो आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ चले गए। अच्छा। तो एंड देन दे हैव जॉइन्ड द अर्बन मिडिल क्लासेस, तो दैट्स व्हाट्स हैपेंड। अब जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, जो रेजिस्टेंस है और जो क्योंकि वहाँ अब कोई ओपनली रेजिस्ट नहीं कर सकता, रेजिस्ट करता है वो गायब हो जाता है और जो बाकी लोग हैं वो अब हुकूमत के साथ है। वहाँ जोड़ तोड़ होती रहती है सारा वक्त। कोई हुकूमत 15 दिन के लिए आती है, कोई 15 महीने के लिए आती है, किसी पहली बारी दी जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी बारी दी जाती है और हुकूमतें तोड़ना जोड़ना जो है वो इस्लामाबाद से नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि वो अब सारी प्रोविंस जो है ना वो इट्स प्रोविंस इन दी हैंड्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ ये है कि पहले तो ठीक था, हमने नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, जरदारी साहब ने भी कोशिश की, इमरान ने भी कोशिश की, हमने तो नहीं रोका उनको, उन्होंने पैसे भी दिए, सब कुछ किया, बलूचिस्तान पॉलिसी भी वो चला रहे थे। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि 2004 के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, जब पहले तो ये बात चल रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ और हिंदुस्तान के साथ कोई मुआहदे हो रहे हैं और मगर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब फारग हो गए तो उसके बाद अबाउट टर्न हो गया इंडिया में। अच्छा। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कारगिल किया था तो वो सारा एतमाद जो था जिसके बेस के ऊपर वो पहले एक सलूशन ढूंढ रहे थे कश्मीर की आगरा के बाद, तो वो तो ना हुई। तो इसलिए वो फिर वो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भूली नहीं। अच्छा। कि परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल में क्या किया, बिट्रेयल थी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि बात हमारे साथ अमन की कर रहे थे और उधर कारगिल की तैयारी कर रहे थे। ठीक, तो 98 में तो इसलिए इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि अब हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट नहीं करना और अब हमने इन्होंने हमारे साथ जो किया अब हम इनके साथ करेंगे, क्योंकि हमने कश्मीर को सपोर्ट किया था। अच्छा। पंजाब के अंदर जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था। हम कहते थे हम अपने असूलों के ऊपर कर रहे हैं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, कहते हैं। हाँ। तो इसलिए हमारे लिए जायज़ है ये, हमने वहाँ जिहाद को प्रमोट किया, सब कुछ किया और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए
अकली मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, सिखों का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। तो अब इंडिया, मैंने कल भी ये कहा कि इंडिया ने फिर ये फैसला किया कि हम बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ अब नाराज़गी नज़र आ रही है, एक मैदान मिल गया हमें। पहले तो कुछ नहीं था, पहले उन्होंने कोशिश की थी मगर किसी ने घास नहीं डाला था इंडिया को। जाते जाते मैं ये कह दूँ, 70 की दिहाई के अंदर इल्ज़ाम ये लगा था कि रशिया जो है वो बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया को वार्म वाटर्स की ज़रूरत है, वो आना चाहता है अरेबियन सी तक, इसलिए वो बलूचिस्तान हज़म करना चाहता है और ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट को रशिया सपोर्ट कर ले। अच्छा। सरासर गलत। रशिया ने एक वेपन नहीं दिया है, एक हथियार नहीं दिया, एक ढेला नहीं दिया उस बलोच रेजिस्टेंस को, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। अच्छा। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि वो इंडिया ने भी कुछ नहीं दिया। अच्छा। थोड़ी बहुत कोशिश की होगी इंडिया ने कि किसी तरीके के साथ घेरा जाए, इनको बनाया जाए, मगर कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई किसी ने। अच्छा। मगर अब जो सूरत हाल है वो फ़र्क है। उस वक़्त ना अफ़गान हुकूमत ने, उस वक़्त की दाऊद की हुकूमत थी, उसने भी खास लिफ्ट नहीं कराई, सिवाय ये कि जी वहाँ कंदाहार में कोई कैंप शैम्प लगा दिए, कोई जो लोग बलोच भागे हुए थे, निकले हुए थे पाकिस्तान से, वो वहाँ जाके कैंपों में रह रहे थे लाइक रेफ्यूजीज़, और कोई उनको कुछ नहीं, बड़ा बुरी हालत थी उन लोगों की वहाँ। तो किसी ने वहाँ उनकी हेल्प नहीं की, इसलिए वो बिल्कुल इंडिजिनस थी, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं था। मगर भुट्टो साहब ने और उस वक्त की क़यादत ने, एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत ने ये फैसला किया कि इनको डिस्क्रेडिट करना कि ये सेसेशन, इसलिए हैदराबाद कंस्पिरेसी केस भी बनाया कि सेसेशन एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा। अगर ऐसी होती तो ज़िया उल हक कभी ना छोड़ता। तो बिल्कुल जाहिर है, उधर भी मेमोरी में हमेशा पता था कि ये सबसे एलिफेंट्स मेमोरी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाब पॉलिसी ज़िया उल हक साहब के ज़माने में रही। ये मुझे मुश्किल से ये कहना पड़ रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वाज अ डिक्टेटर, बट उन्होंने जो सियासी तौर पे जो बलोच को न्यूट्रलाइज़ किया, वो एक कामयाब दौर था। उसके बाद तो नवाज शरीफ ने भी ट्राई किया, बेनज़ीर ने भी ट्राई की, कुछ हद तक मामला सही चला, मगर उसके बाद मुशर्रफ के बाद काम ख़राब होना शुरू हो गया। जैसे, और वो फिर उसके नताइज आपके सामने है, वो दिन है और आज का दिन है कि किसी को ट्रस्ट नहीं करते, और सारी बलूचिस्तान की सियासत जो है वो इस्लामाबाद से नहीं चलती, कहीं और से चलती। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों तरफ है। बहरहाल इस मसले की इर्तिकाई मनाजिल क्या थी आपने जाना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या सजेस्ट किया गया इस हुकूमत की तरफ से इस मसले को हल करने के लिए। शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और अब की बार जो वफ्द गया कोयटा, उसमें आर्मी चीफ तो थे ही, एपेक्स कमेटी का इजलास, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया और सभी जो मरकज़ी क़यादत थी वो इसमें मौजूद थी। और ज़ाहिर है एक बार फिर गौर किया गया बलूचिस्तान के इस मसले के ऊपर कि अचानक ये खूनरेज़ी कैसे शुरू हुई भरपूर क़ुव्वत के साथ। अब वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि दहशतगर्दों से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म की जानिब से जो सजेशन या ये जो बात है, ये ठीक है दहशतगर्दों से बात? और भी बहुत कुछ कहा है ना उन्होंने। इसके अलावा ये कहा है कि बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया किसी सूरत रुकने नहीं देंगे। तरक्की ठीक, वो भी आते हैं उसमें। हाँ। कौन सी तरक्की? हाँ। जी बिल्कुल, ये आपने बताना है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं अवाम की फलाह के लिए, और जो सरफराज बुगटी साहब की गवर्नमेंट है उसकी काविशें काबिल सताइश उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज के जवान दिन रात दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात की है और लेवीज़ की सहूलियात के हवाले से बात की है। सियासी उमाइदीन के साथ भी मुलाकात करके उनसे भी बलूचिस्तान के इशूज़ के हवाले से गुफ्तगू की है। सो क्या आपको लग रहा है कि इनको समझ आ रही है इशू कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, अब तो इंडिया ने क्या किया कश्मीर को सबड्यू करने के लिए? उन्होंने दो चीज़ें की जी। पहले तो उन्होंने वहाँ 7 लाख फौज भेज दी, छावनी बना दी, मिनी छावनी, हर जगह पे उनकी फौज है जी। फिर उन्होंने हज़ारों की तादाद में लोग मार दिए, हज़ारों की तादाद, टारगेट करके बाकायदा। हाँ। टारगेट किलिंग्स हुई, लोगों को उठा के ले गए, लोग डिसअपेयर कर गए, उन्हें जेलों में रखा, उन्हें मार दिया, डेड बॉडीज एवरीवेयर। जी, इज्तिमाई कब्रें मिला करती थी, अभी भी मिलती हैं। तो उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ा। वो जो आर्म्ड स्ट्रगल थी वो 90 की दिहाई में शुरू हुई और 20 साल चलती रही। 20 साल चली वो, और वो वहाँ लड़ते रहे, इंडियंस लड़ते रहे, उनको मारते रहे। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, बिकॉज हमारे ऊपर धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी कि, और वहाँ जाहिर है इतनी रिप्रेशन के बाद 5 लाख 7 लाख फौज के बाद इट वाज डिफिकल्ट फॉर द कश्मीरीज टू सर्वाइव। पूरी जनरेशंस वाइप आउट हो गई हैं वहाँ, ठीक। और फिर आखिरी स्टेज पे उन्होंने कश्मीर को हज़म कर लिया ताकि
मसला ही न रहे। और आज बयान जो आया है जयशंकर का, वो भी यही कह रहे हैं डिस्कस कि करते हैं। हाँ। उनका माने क्या है जब वो कहते हैं जी। पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत, रेगुलर बातचीत नहीं हो सकती, अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं हो सकता। वो बाद में करते हैं।